स्टेप बाय स्टेप एनवायरनमेंट का ये सेकंड वाला वीडियो है, जहां पर हम बड़े ही ऐसे टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट में हर साल प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे टॉपिक्स जो अनदेखे होते हैं, तो साल भर में कुछ करंट अफेयर्स जो शायद आपने पढ़ने में छोड़ दिए हों, तो अभी हम पॉल्यूटेंट वाले पिलर पे काम कर रहे हैं। इसका एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, आपने देख ही लिया होगा, नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड वीडियो में पॉल्यूटेंट जो थैलेट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्लोरप्रीफॉस क्या होते हैं, नैनोप्लास्टिक्स के बारे में, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फ्लोराइड पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट एस्बेस्टॉस, ब्लैक कार्बन, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारे सबसे पहला वाला जो पार्ट है, दैट इज थैलेट्स। अब ये कई बार तुम जब नाम सुनते हो इसके, तो ये है क्या, सबसे पहला इंप्रेशन दिमाग में क्या आएगा? प्लास्टिक्स आपने देखे होंगे, पाइप्स देखे होंगे घरों में नल वगैरह लगाने के लिए, जो प्लास्टिक पाइप्स वगैरह, पीवीसी वगैरह होते हैं, बॉटल वगैरह। तो जो पाइप्स में या प्लास्टिक में आप जो एक तरह से उसका एक तो मजबूती का फैक्टर भी देख सकते हो, साथ ही साथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देख सकते हो, थोड़ा सा तन्यावर्धता वगैरह को जो शब्द हम यूज कर सकते हैं, तो इनमें अक्सर इसका यूज किया जाता है। ये वो पॉल्यूटेंट है या वो केमिकल है बेसिकली। देखो, पहले तो केमिकल हमने हमारी सहूलियत के लिए यूज किया, बाद में पता लगता है कि वो तो पॉल्यूटेंट है, वो तो अवांछित है, वो तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अनडिजायरेबल था, जो हमारे पर्यावरण में प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हमेशा प्रीलिम्स में बनाते हैं कि कहां कहां एप्लीकेशन पार्ट है, तो जिस भी चीज का थोड़ा प्लास्टिक से संबंधित है ना, आप उसका इसके साथ कनेक्शन बना लेना। कीवर्ड अपने को जो याद रखना है कि किसी भी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह या प्लास्टिक्स वगैरह में फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का जो काम दे रहा है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, लंबा चलता है जिससे, और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो डीएचपी, ठीक है, डीबीपी, बीबीपी। अब ये ऐसे नाम भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ चुके हैं, मतलब इस तरह के अजीबोगरीब नाम जो आते हैं, बट मैं इसको आसान भाषा में अगर समझाऊं तो ये इससे आप समझ सकते हैं। एज इट इज तुमको हिंदी में भी मिल जाएगा, सो पहले आप जरा समझ लो। सबसे पहले तो ये होते क्या है, तो एक ऐसे सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लास्टिसाइजर्स हैं। प्लास्टिसाइजर्स, ये कीवर्ड अच्छे से याद रखना है बेटा अपने को ना। प्लास्टिसाइजर्स का मतलब जो है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं प्लास्टिक्स में। अब इसमें जो वर्ड अपने को यूज करना है कि मतलब इसके और एग्जांपल किस तरह के हो सकते हैं, कौन से केमिकल आप बोल सकते हो, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये चीज क्या है। तो भाई ये एक तरह से थैलेट्स वगैरह के ग्रुप हैं, जिसमें मैं लिख दे रहा हूं आपको डाई इथाइल हेक्साइल, ठीक है, थैलेट्स, डाई ब्यूटाइल थैलेट, बेंजिल ब्यूटाइल थैलेट। अब ये जो है ना, ये नाम आ सकते हैं कि बेंजिल ब्यूटाइल, डाई ब्यूटाइल, और ये नाम के साथ थैलेट्स करके पूछ सकता है कि ये क्या है, ये प्लास्टिसाइजर्स हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और आगे ये सब वही चीज लिखा। इसके बाद में आपको पता है कि ये इनडायरेक्टली अगर प्लास्टिक में है, तो प्लास्टिक से तो बहुत सारी चीजें होकर गुजरती हैं अपने दिन रात की जो चीजें हैं सब, वो सीधा शरीर में अगर जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। चाहे फिर वो हमारे पर्यावरण को लो, चाहे हमारी बीमारियों को कंसीडर करके चल दो। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज होता है। पर्यावरण में ये मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल गर्मी हो रही है, टेम्परेचर के चेंज होने से, पानी के बहने से, फिर धीरे धीरे उसके साथ ये मिट्टी वगैरह में भी मिल सकता है, जाकर मिट्टी, सॉइल और हवा में उड़ के, तो इस तरह के केमिकल हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर सकते हैं। सो थैलेट्स जो होते हैं बेसिकली सिंथेटिक रासायनिक यौगिक हैं, जो लचीलापन और स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्लास्टिसाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। डाई एथिहेक्सिल थैलेट बोल सकते हो, डाई ब्यूटाइल थैलेट, बेंजाइल इसके एक प्रकार की तरह आप उदाहरण बोल सकते हो। अंतःस्रावी तंत्र को बाधित करना और ये सारी चीजें, बाकी इसको आराम से आप, और इसका पीडीएफ आपको नीचे जो टेलीग्राम दिया है वहां पर मैंने बता दिया। अब जैसे क्वेश्चन आया कि जो केमिकल क्लास है थैलेट्स की, वो किस चीज के लिए यूज करते हैं? फ्लेम रिटार्डेंट्स के लिए, कि चीजों में आग न लगे, मतलब ज्वाला मंदक जिसे, कि प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, पीवीसी फ्लेक्सिबल, पेस्टिसाइड होते हैं क्या, सॉल्वेंट्स होते हैं क्या, तो तुम तुरंत समझ गए कि इसका आंसर जो है, अगर यही चीज मैं 5 मिनट पहले देता तो तकलीफ हो जाती, फिर तो अपने लिए आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिसाइजर्स का हो गया, ठीक है। फिर एक और है कि विद रेफरेंस टू अपना थैलेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये केमिकली बाउंड होते हैं। अगर आप मतलब चाहें तो इसको पॉज करके आराम से आप अपने मीडियम के हिसाब से पहले खुद सॉल्व कर ले आराम से, ठीक है। और वो कह रहा है कि केमिकली बाउंड टू प्लास्टिक पॉलीमर्स लीच आउट एनवायरनमेंट में नहीं हो पाते, मतलब पर्यावरण में फैलते नहीं है। अच्छा जी, ये हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स दैट कैन इंटरफेयर विद द ह्यूमन हार्मोन सिस्टम। हार्मोन्स में भी बदलाव कर सकते हैं। ये कंटेमिनेंट इज ओनली अ कंसर्न इन इंडस्ट्रियल एंड डज नॉट अफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस। वाह वाह,
ये कह रहा है पानी में जो है, तो अब खुद ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी है पहले वाले में और तीसरे वाले में। तो वो कह रहा है कंसिडर द इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हमें तो करेक्ट एक ही दिखाई दे रहा है और वो तुम्हें सामने दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में लीच आउट हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर को भी इफेक्ट कर सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन एक दो दिए हैं मैंने, आप लोग आराम से जो है कहां कहां पर जो है इसका यूज हो सकता है एवरीडे लाइफ में, आप इसको सॉल्व करना आराम से। स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है आपके लिए, फ्री टेस्ट है, दे देना, नीचे लिंक है। कार वगैरह भी मिल रहा है इस बार, तो मतलब सबसे इस साल का सबसे बड़ा मतलब रिवॉर्ड मिलने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो प्रतिभावान छात्र छात्राएं इस टेस्ट को दें और अपने गारंटेड स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स वगैरह लें, और इसमें आपको जो है बाकी ये इनाम वगैरह तो मिल ही रहे हैं बेटा। सेकंड वाले पे आते हैं, क्लोरपिरीफॉस पॉल्यूटेंट क्या होता है। अब जैसे थैलेट्स को हमने यूज करके क्या दिमाग में आया कि किसी चीज को प्लास्टिक में यूज कर रहे हैं और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या फर्स्ट इंप्रेशन आपका आना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज आनी चाहिए कि ये अपने आप में ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। ऑर्गेनो मतलब सबसे पहली चीज है कि भाई दिमाग में आएगा ना कि क्लोरीफेरोज होते क्या है, क्लोरोफिरोज होते क्या है। तो सबसे पहली चीज जो अपने को याद रखना है कि ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। अब ये क्या होते हैं तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो कि खेतों में एग्रीकल्चर में जो कीटनाशक यूज होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। डन, पहली चीज। अब ये भी क्या करते हैं, समस्या यह है कि नर्वस सिस्टम मतलब ये हमारे शरीर में जो मस्तिष्क की स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, मतलब कहीं ना कहीं ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। अब हुआ क्या कि ये जब पता लग गया है कि ये ऐसा पेस्टिसाइड है, ऐसा कीटनाशक है जो समस्या पैदा कर सकता है पर्यावरण में, तो जस्ट अगर आपने पहली वाली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में बताया था कि एक ऐसा कन्वेंशन है जो इस तरह के हानिकारक केमिकल जो परसिस्टेंट होते हैं, जो हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक रह सकते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं में जा सकते हैं, हमारे भोजन में आ सकते हैं, जीव जंतुओं के शरीर में जा सकते हैं, ऐसे प्रदूषणों को बैन करने की बात, या तो उसको हटा दो, रोक दो, उसका प्रोडक्शन रोक दो, उसके लिए कन्वेंशन बनाया ताकि पूरी दुनिया उस चीज का जो है उपयोग कर सके, मतलब उसके उपयोग को रोक सके। तो अभी रिसेंटली न्यूज जो थी वो यही थी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये बात निकली थी, देखो ध्यान से, कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में एक डिसीजन लिया गया जिनेवा 2025 में कि जो क्लोरपिरोफोस हैं, आपके क्लोरपेरिफोस जो होते हैं, इनको हम लोग एलिमिनेट कर दें, इनको हटा दें। पर भारत ने इसका बेटा अपोज किया कि भैया हम इसका यूज कीटनाशक में करते हैं, अगर हमने इसको बंद कर दिया तो लोगों की फसलें खराब हो जाएंगी, फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा पर सवाल आ जाएगा, खेतों में समस्याएं आ सकती हैं। तो भारत ने जो है नकार दिया कि भाई हम जो है क्लोरपेरिफॉस को जो है एकदम से रोकेंगे नहीं। अब हमारे लिए तो न्यूज में आ गया भैया, अब न्यूज में आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक की तरह काम करता है, ठीक है। भारत में भी अगर हम देखें तो इंसेक्टिसाइड एक्ट में इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आप सोचो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में भारत ने स्वीकार लिया तो अभी नहीं, इसको जो है उन्होंने रोका था, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर देखें तो कौन कौन से इंपैक्ट हो सकते हैं, तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक है, मतलब ये लंबे समय तक रह सकता है, जैव विविधता में रह सकता है, स्थायित्व है, जैव संचय हो सकता है, अलग अलग स्तरों पे प्रवेश कर सकता है, ये बच्चों में तंत्रिका विकास संबंधी क्षति ला सकता है। कीटनाशक अधिनियम के तहत पंजीकृत है। स्टॉकहोम सम्मेलन में समीक्षा समिति में क्लोरपाइरिफॉस को NX-A में अंतर्गत सूचीबद्ध करने की सिफारिश करी थी, जब भारत ने बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगी। बेसिकली क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, किसके अंतर्गत इसको रखा हुआ है कि भैया इसको NX-A में रखो, मतलब एलिमिनेट कर दो, कि हटा दो, इसको रोक ही दो बिल्कुल। और भारत में इस इंसेक्टिसाइड एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड है ये। हेल्थ इंपैक्ट मैंने आपको समझाई दिए हैं, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो ही जा रहा है, सारी चीजों को आई थिंक समझ गए। अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ क्लोरपिरीफॉस रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। तो आराम से इसको ऑब्जर्व करो कि कहां कहां पर ये चीज यूज हो सकती है। तो अभी आपने पेस्ट कंट्रोल की बात करी थी, कीटनाशक, तो कॉटन वगैरह, जब आप टर्माइट कंट्रोल में थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, आप अर्बन मॉस्किटो में लगा सकते हो बुद्धि की, यार हाँ ये इनमें कीट है तो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। बट व्हाट इज दिस एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, भाई एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट में तुम कहां से, मतलब, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज नॉट ए टिपिकल सोर्स ऑफ क्लोरपिरीफॉस। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते भी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही आराम से आप जो है यूज ऑफ
क्लोरपिरिफॉस इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिनेटर्स एंड एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी। कृषि में क्लोरपिरिफॉस का उपयोग परागकण और जलीय जैव विविधता में गिरावट का योगदान देता है। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरफ जा रहा है ये, लेकिन आगे देखो रीजन क्या कह रहा है। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड दैट इज हाईली सिलेक्टिव टू इंसेक्ट पेस्ट एंड हैज मिनिमल इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। भाई मिनिमल इफेक्ट कैसे यार, मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो सेकंड वाला जो है वो इनकरेक्ट है। नॉन टारगेट स्पीशीज मतलब सबको बड़ा सिलेक्टिव है ये, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि बोलते हैं इट इज नॉट सिलेक्टिव का मतलब ये समझना, इसको ये कहना चाह रहा है कि क्या ये केमिकल सिर्फ कुछ ही प्रजातियों पे ध्यान देता है क्या, कुछ ही प्रजातियों को खत्म करता है क्या, नहीं। ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कहानी, मतलब ये कि ये इट अफेक्ट्स नॉन टारगेट स्पीशीज ऑल्सो, कि जिसको हमें नहीं भगाना है वो भी भाग जाते हैं। मछलियों पे असर हो सकता है, बीज पे, अर्थवॉर्म्स पे, भाई ये तो जरूरी चीजें हैं, ये भी इसके कारण बायोडायवर्सिटी तो दिक्कत हो सकती है। तो रीजन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इसको आराम से जो है आप लोग सॉल्व करिएगा, शीट में मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम पे दिया हुआ है। तीसरा है हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को थोड़ा सा नए सेंस में लेना है, इसको पॉल्यूटेंट मत कंसिडर करना। अभी क्या हुआ था, दिल्ली सरकार ने एक नया ट्रायल यूज किया था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करी थी। आप ऐसा मान लो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड इस तरह का एक तरह से ऐसा मतलब एलिमेंट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, प्लांट्स, प्लास्टिक, पेपर, सनस्क्रीन वगैरह में कहीं कहीं पर जो है पेंट्स है ना, पेंट्स, प्लास्टिक्स, पेपर, सनस्क्रीन, इनमें यूज किया जाता है। अब ये है क्या, इसका काम क्या है, इसके पिछली क्लास में हिंट भी दिया था मैंने, याद करो। बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे तरीकों के लिए हम यूज कर रहे हैं। सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, उसके यूज को और बढ़ा देता है ये। मतलब ये फोटो कैटलिस्ट है। फोटो मतलब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, और कैटलिस्ट मतलब कोई चीज का और ज्यादा जो है बढ़ावा दे देना। तो ये सनलाइट को, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को बढ़ाता है। अब इनका मेन मोटिव ये था कि दिल्ली में जैसे मान लो किसी जगह पर, किसी सतह पर प्रदूषण है, ठीक है, तो सूर्य की किरणों का यूज करके और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज करके ये जो प्रदूषण है इसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ने को काम करने के, तो ब्रेक डाउन पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना कि मान लो वायुमंडलीय आसपास में कहीं भी कोई चीज है, प्रदूषण है, उसको अगर ब्रेक डाउन करना मतलब कमजोर करना, तोड़ देना, तो केमिकली उसको थोड़ा सा हम कमजोर करने की कोशिश करें। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसका काम क्या है, ये सनलाइट से रिएक्शंस को और बेहतर बढ़ा दे रहा है। तो अभी इन जनरल अपने को याद रखना है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से प्रदूषण कम हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो और भी इसके अलग अलग, जैसे स्मोक ईटिंग पेवमेंट्स, मतलब कोई हम ऐसी चीज बनाए जो एक तरह से अगर उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह मिला दे, आसपास अगर स्मोक, धुआं वगैरह आएगा या प्रदूषण उससे लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रदूषण कमजोर हो जाएगा, बहुत जल्दी उसको हम वॉश आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कॉन्क्रीट रोड्स वगैरह पे इसका यूज हो सकता है एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें अपने को जो है ध्यान रखना। तो इसका इंपैक्ट क्या है कि ये जो नॉक्स वगैरह, हाइड्रोकार्बन कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर जब ज्यादा हो जाता है तो उसको कम करने में, तो बेसिकली पोल्यूटेंट को कम करने में इसका काम है। तो इस चीज को ध्यान रखना, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस सनलाइट पर डिपेंड करेगी। तो एक फोटो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, मतलब बेसिकली तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन द पॉल्यूटेंट्स। केमिकली स्टेबल है, थोड़ा सा ज्यादा, खूब इतना भी महंगा नहीं है, लेकिन ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह में यूज होता है, जैसे व्हाइट पिगमेंट्स इन पेंट्स, प्लास्टिक वगैरह में हर जगह यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट इसका अच्छा है, मतलब ये थोड़े भले के लिए हम यूज कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर लो थोड़ा सा इसको। इसके अपने सिग्निफिकेंस हैं, ये इसका हिंदी है, फोटो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं इसको हम। तो प्रदूषण को कम करने के लिए बोला जा सकता है। तो स्मॉग ईटिंग रोड टेक्नोलॉजी रिसेंट टेस्टेड इन, देखो स्मॉग ईटिंग मतलब जो कोहरे में जो प्रदूषण है उसको जाकर खत्म कर रहा है, तो मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फोटो कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो वो कौन है इसमें से, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। इसके बाद में अगला वाला जो क्वेश्चन है आप आराम से जो है शीट में करिएगा, ठीक है, आराम से देख सकते हो आंसर, तो उसका तुमको ये जैसा दिखाई देगा। नैनो प्लास्टिक। अब नैनो प्लास्टिक क्या होता है, तो नैनो प्लास्टिक में नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे प्लास्टिक जो बहुत ही, अब जैसे मान लो कोई भी प्लास्टिक है और अगर वो किसी भी कारण से टूट कर टुकड़े उटकड़े में हो जाए, 1 माइक्रोमीटर से भी कम हो जाए, वेदरिंग से, यूवी रिग्रेशन से, एब्रेजन से, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, टूट टाट के बिल्कुल बिल्कुल छोटे से छोटे कण में चला गया, तो वो नैनो बन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, इनके साथ बड़ी समस्या है सर। कारण क्या है कि तुम कोई भी प्लास्टिक को अगर तोड़ोगे, अगर वो छोटे स्तर पे जाएगा तो वो हवा में गया, पानी में गया, मिट्टी में गया, तो वो मरीन एनवायरनमेंट में चला गया, हमारी सांसों से चला गया, मान लो कहीं भी चला गया, डायरेक्ट कहीं पानी की मदद से चला गया, तो वो शरीर में जब जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये फूड चेन में एंटर कर जाएगा। तो प्लास्टिक मटेरियल ही होता है, 1 माइक्रोमीटर से छोटा है,
फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स मैक्रो माइक्रो नैनो में चला जाता है, ये सारी प्रक्रियाओं से जाता है। हमने देखा कि ये हमारे शरीर में जाकर मरीन ऑर्गेनिज्म को भी इम्पैक्ट करेगा, फूड चेन में भी दिक्कत करेगा, सारी चीजों में होगा। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ से जा सकता है, तो अभी बताया प्लास्टिक वेस्ट टूटने के बाद सीवेज, एटमॉस्फेयर, अलग अलग तरीकों से वायुमंडल में सारी जगह पे जा सकता है। और ये एक रिपोर्ट है जो मेंस में यूज हो सकती है कि 27 मिलियन टन नैनो प्लास्टिक जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखा गया। बेसिकली ये न्यूज में भी आया था, ये अलग अलग जगह पानी में भी देखने को मिला था। तो कॉन्टेक्स्ट यही था कि नैनो पार्टिकल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो है, अगर आप देखें तो मरीन ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है ओशियंस में। ये हिंदी का कंटेंट है, प्लीज़ आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, विद रेफरेंस टू नैनो प्लास्टिक कंसिडर कर लो। नैनो प्लास्टिक जो है बायोलॉजिकल सेल वगैरह में जाते हैं, इजीली फिल्टर आउट हो जाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, ओशन में नहीं पहुंचते। ये तो जहर हो रखा है, गलत हो गया। इंटरनेशनल एफर्ट्स अंडर द प्रपोज्ड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एक्सप्लोर नैनो प्लास्टिक एज ए की टारगेट, यस बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे 1 और 3 बोल सकते हो आप, 2 तो बिल्कुल गलत जा रहा है। ब्लैक कार्बन, अब ये ब्लैक कार्बन क्या होता है, तो देखो जो धुआं वगैरह निकल रहा है, ये जो राख कण जिसमें से निकलता है ना, सूट वगैरह, बिल्कुल ही जो काला काले रंग का आपने देखा होगा, ये ब्लैक कार्बन है। ये क्या होता है, कई बार तो ब्लैक कार्बन एक फाइन पार्टिकुलेट फॉर्म है, कार्बन प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन। कोई भी चीज आप जला रहे हो, फॉसिल फ्यूल जला रहे हो, बायोमास, कार्बन बेस्ड कुछ भी चीज फ्यूल वगैरह यूज करो, तो जो काले रंग का होता है वो ब्लैक कार्बन है, दिख रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में एक रिपोर्ट आई थी, टैकलिंग द ब्लैक कार्बन, हाउ टू अनलॉक फास्ट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर बेनिफिट्स। इन्होंने ये कहा, ये किसने दिया, तो ये भी याद रखना, रिपोर्ट क्लीन एयर फंड के द्वारा। इन्होंने कहा कि अगर आप ब्लैक कार्बन को रिड्यूस कर देते हो और साथ में कुछ ऐसे शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट जो कम समय में रहते हैं उनको अगर आप कम कर देते हो, तो आप अपने क्लाइमेट जो भी टारगेट्स हमने बनाए हुए हैं कि क्लाइमेट चेंज को कम करना, उसके टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। इससे एयर क्वालिटी भी जो है इंप्रूव हो जाएगी। तो जैसे आपने डीजल इंजन, बायोमास, कुछ भी चीज जला रहे हो, हीटिंग, कुकिंग यूजिंग सॉलिड फ्यूल, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो वो ऐसे धुआं देखा होगा आपने, काले रंग का जो है बिल्कुल, और फिर कहीं भी चीजों में जाता है बार बार तो जम जाता है। घर में चूल्हे जलते थे पहले तो पूरा ऊपर वो काले रंग का बिल्कुल जम जाता था, तो ब्लैक कार्बन है। तो उनका ये मानना है कि उसको भी अगर आप थोड़ा रोकोगे, कम करोगे, तो उससे भी काफी कुछ, और बीमारियां तो बहुत सारा हो सकती हैं सर इससे, अपना कुछ मतलब इम्पैक्ट अगर देखोगे तो एयर क्वालिटी पे असर होगा। उसके बाद में ये PM 2.5 लेवल्स को बढ़ाता है बेसिकली। क्लाइमेट फोर्सिंग बेसिकली मतलब ये कि काले रंग क्या होता है, सनलाइट को रोकने का काम करता है। अगर ग्लेशियर्स पे लग जाए, ये ग्लेशियर का कलर व्हाइट से ब्लैक कर देगा तो सनलाइट और रुकेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो बहुत ज्यादा इसका जो है इम्पैक्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कोई भी चीज अगर जला रहे हो, डीजल इंजन, बायोमास, तो ये सब कुछ अपन ने अभी देखा। ठीक है, शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, ये खत्म हो जाता है, हजारों लाखों साल तक ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें, हजारों साल तक। फाइन पार्टिकुलेट है जो कि अपूर्ण दहन, मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब यहाँ है कि जहां पर एक तरह से ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी वहां काफी रिलीज होता है फिर इस टाइम पे। एयर क्वालिटी, क्लाइमेट फोर्सिंग, ग्लेशियर, स्नो रीजन्स, अलग अलग जगहों पर इसका इंपैक्ट है। तो ये जनरल अवेयरनेस है जो कि आप आराम से इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो है अगर अपन आगे बढ़े तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप करिएगा। ब्लैक कार्बन ऑफन फीचर इन एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट रीजन रिपोर्ट्स रिफर्स टू, तो ये क्या है, तो सीधी सी बात है, माइक्रोस्कोपिक सूट पार्टिकल्स है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से निकलते हैं। ये पहले स्टेटमेंट अपने को यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आप करिएगा। बाकी इसमें जो आगे वाला एक टॉपिक है एस्बेस्टॉस वगैरह वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, बाकी PDF आपको मिल जाएगी। इसके साथ और भी टॉपिक अपने रहेंगे, फ्लोराइड, पोल्यूटेंट वगैरह भी जो है मैं कवर कराऊंगा। अभी इतना काफी है, नेक्स्ट तीसरे वाले वीडियो में मिलेंगे, और भी इसमें और भी चीजें ऐड कर दूंगा। अभी तो पोल्यूशन का हम चलेगा, 3 4 5 वीडियोस और बनाएंगे इसमें अपन। कमेंट करके बताना सीरीज कैसे लग रही है, स्कॉलरशिप टेस्ट दे देना भाई, कार वार भी जीत सकते हो अब तो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन आप चल ही रहा है, पावर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो पावर हाउस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो आप। पावर हाउस प्रोग्राम आपको नीचे मिल जाएगा लिंक, जी हाँ, जिसमें पूरी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी हो रही है, पूरा रिवीजन सेशन। बाकी आप कंप्लीट UPSC की तैयारी कर सकते हो इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। कोड यूज करना है SGYT10। थैंक यू।